हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने जैसा कि पिछली वीडियो के अंतर्गत नाटक के तत्वों में पहला तत्व कथा वस्तु और द्वितीय तत्व चरित्र पढ़ करके उनके विषयों में जानकारी प्राप्त की थी। आइए हम इस वीडियो में हमारे नाटक लेखन के तृतीय तत्व को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है रस। क्या है बेटा? रस। रस देखो, हर नाटक के अंतर्गत अर्थात हर नाटक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो कि नाटक के तत्वों में गिना जाता है। अब रस के विषय में आपको क्या लिखना है, लिखिए आप। यह है नाटक के अंदर रस के विषय प्रकरण को आपको वर्णन करना है, तो इसमें क्या लिखोगे? यह है काव्य और नाटक दोनों की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिए कि जो रस है यह काव्य और नाटक दोनों की क्या है? आत्मा है। आगे लिखिए बेटा इसमें, प्राचीन विचार से, प्राचीन विचार से मतलब पुराने समय से, पुराने लोगों के दृष्टिकोण से, प्राचीन विचार से प्राचीन विचार से नाटकों में श्रृंगार, प्राचीन विचार से नाटकों में श्रृंगार, आगे लिखो करुण, श्रृंगार करुण और वीर में से, लिखिए बेटा, प्राचीन विचार से नाटकों में श्रृंगार करुण और वीर में से किसी रस की प्रधानता होती थी। किसी रस की प्रधानता होती थी। इस तरीके से आपको लिखते चलना है। मैं आपको इस वीडियो में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अंत में सत्य की ही इसके अंतर्गत जीत होती है। अर्थात हम लोग देखते हैं कि श्रृंगार करुण और वीर तीनों रसों में से इसमें आपको पता ही है कि नायक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। करुण में आपको पता ही है दया का भाव दिखाया जाता है। वीर में आपको पता ही है उत्साह का भाव दिखाया जाता है। श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है बेटा? रति होता है। करुण का क्या होता है? शोक होता है। और वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। तो इस प्रकार के किसी न किसी रस की प्रधानता होती थी। जो प्राचीन विचार के जो नाटक होते थे उनके अंदर तो यही रस प्रधान रूप से शामिल किए जाते थे। अब आगे इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस नाटकों के अंदर रस को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता था कि अंत में सत्य की ही जीत होती थी। अंत में किसकी? वेरी गुड, सत्य की ही जीत होती थी। इस तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया जाता था। क्यों? क्योंकि दर्शक जो होते हैं वह आनंदित हो सके। अर्थात इससे क्या होता था? दर्शक क्या हो जाते थे? वेरी गुड, आनंदित होते थे। क्योंकि इससे दर्शक आनंदित होते हैं। अंत में सत्य की ही जीत होती थी, इससे दर्शक आनंदित होते हैं। इसलिए इन रसों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता। वास्तव में रस नाटक का सारभूत प्रभाव होता था। वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तव में जो रस होते हैं, वास्तव में रस नाटक का सारभूत प्रभाव होता था। का सारभूत प्रभाव होता था। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि जो रस होता है वह क्या होता है? सारभूत प्रभाव। अतः आज यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण तत्व है, हम इन बातों से पहचान सकते हैं। मैंने नाटक के तत्वों को आपके सामने लिखना स्टार्ट किया था, दोबारा उनको आप लोग ध्यान देना इस पर कि जो नाटक है वह नाटक के तत्वों में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। पहला तत्व पढ़ा था हमने क्या? कथा वस्तु। दूसरा तत्व क्या पढ़ा था हमने? चरित्र या पात्र। तीसरा हम क्या पढ़ रहे बेटा? रस।
क्या पढ़ रहे हैं? रस। तो रस के अंदर हमने देखा कि काव्य और नाटक दोनों की आत्मा कही जाती है। प्राचीन विचार से नाटकों में श्रृंगार, करुण और वीर में से किसी रस की प्रधानता होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि इन्हीं रसों को लेकर के हम सत्य की जीत कराते थे और सत्य की ही जीत होती थी, और अंत में सत्य की जीत होने से उस नाटक के प्रति लोगों का जो प्रभाव है वो जमता था। इससे दर्शक आनंदित हो जाते थे और वास्तव में रस नाटक का सारभूत प्रभाव होता था। कि जो नाटक होता है वह नाटक का सारभूत प्रभाव किससे होता है? रस में ही होता है। वास्तव में रस नाटक का सारभूत प्रभाव माना जाता है। तो यहाँ पर सारभूत प्रभाव किसका? रस का। किसमें माना जाता है? नाटक में। तो इस तरीके से मैंने अभी आपके सामने जो प्रस्तुत की है बातें, वो सारी बातें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। ये हमारा सेकेंड लास्ट तत्व था। अब हम इसके बाद हम अंतिम तत्व की ओर जाएंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो हम लोग देखेंगे नाटक का अंतिम तत्व। तो देखिए, आप लोग लिखिए रस के बाद रंगमंच। क्या लिखना है बेटा? रंगमंच। रंगमंच, यस, रंगमंच। देखो, यह आपको ध्यान में होना चाहिए कि रंगमंच क्या होता है। मैंने आपको कल समझा दिया था वैसे तो वीडियो में कि रंगमंच होता क्या है। इसके अंदर लिखो, नाटक का रंगमंच से सीधा संबंध माना गया है। लिखो बेटा, नाटक का सीधा संबंध रंगमंच से माना गया है। माना गया है। ओके, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखिए, क्या हुआ इसमें कि नाटक का रंगमंच से सीधा संबंध माना गया है, अतः इसे दृश्य काव्य माना जाता है। अतः इसे क्या माना जाता है बेटा? इसे दृश्य, अतः इसे दृश्य काव्य माना जाता है। अतः इसे क्या माना जाता है? दृश्य काव्य माना जाता है। आगे लिखिए इसी में कि इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी दृश्य को देखने के साथ साथ सुना और महसूस भी किया जाता है। इसमें दृश्य को देखने के साथ सुना और महसूस भी किया जाता है। वेरी गुड, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। इसके बाद लिखिए बेटा आगे कि सफल अभिनीत नाटक ही आदर्श होता है। सफल जो अभिनीत होता है अर्थात अभिनय से जुड़ा हुआ नाटक होता है, वही क्या होता है? आदर्श नाटक होता है। यह केवल आपको याद रखना है कि अगर आपको नाटक को सफल बनाना है तो रंगमंच पे प्रस्तुत अभिनेता अपने अभिनय को अच्छे से करना चाहिए। तो आगे आप लोग अंतिम पॉइंट लिखिए इसमें, अन्य विधाओं में अभिनय एवं मंच की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो भी अन्य विधाएं होती है, अन्य विधाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती। रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। ओके, कहानी, कविता, इस तरीके से हम कुछ भी लिखेंगे ना तो किसी में भी रंगमंच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रंगमंच की आवश्यकता किसमें पड़ती है? नाटक में ही पड़ती है। तो हमने आज नाटक के 4 तत्वों को जाना है, चारों तत्वों को बड़े अच्छे तरीके से समझा है। हालांकि हमने चारों तत्वों को समझते हुए हमने 6 तत्वों की जानकारी प्राप्त की है। 6 तत्वों में आप लोग देख सकते हो कि हमने सबसे पहले कथानक पढ़ा है, जो कि कथा वस्तु और कथानक एक साथ हम लोगों ने क्लियर किया है, जो कि हमारा एक ही शब्द है, उसका तात्पर्य भी देखा है। उसके बाद हमने चरित्र और पात्र पढ़े हैं, उसके बाद रस और इसके बाद रंगमंच। रंगमंच में हमारा अभिनय भी आता है। अब देखिए बेटा, हम इनके 4 तत्वों के अलावा अन्य तत्वों में अब हम बात करें तो यहाँ तक तो हमारा हो ही गया। अब इसके बाद हम बात करें कि हमारे इन 4 तत्वों के अलावा अगर हम अन्य तत्व की बात करें तो आपको पता है हमारी भाषा शैली भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। अब भाषा शैली में क्या लिखना होता है हमें बताइए आप। भाषा शैली में आपको बताता हूँ भाषा शैली को किस तरीके लिखना है कि भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल व सहज होनी चाहिए। सरल व
सहज होनी चाहिए। पहली चीज़, अगर सरल व सहज भाषा शैली नहीं होगी तो वो नाटक आपका सफल नहीं होगा। और वह काव्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, अर्थात आप लोग औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसलिए क्या कहा है कि आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भाषा शैली में जो भाषा है वह काव्यपूर्ण, अर्थात कविता से परिपूर्ण। ऐसा नहीं कि साहब आप साहित्यिक शब्दों को छाँट छाँट के लिख रहे हो, फिर वो नाटक सजीव नहीं बन पाएगा। इसलिए काव्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और जो भाषा है वह भाषा अभी जो मैंने आपको बताया काव्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, सरल व सहज होनी चाहिए। और सबसे अंतिम जो आपको लिखना है वह क्या लिखना है बेटा, कि यह भाषा पात्र, जो भाषा है वह पात्र पात्र या चरित्र, पात्र चरित्र आपको एक साथ ही पढ़ाया था, पात्र चरित्र के अनुसार हो। अर्थात अगर आपके सामने पात्र क्रोध में बोल रहा है तो भाषा क्रोध रूप में आनी चाहिए। अगर उसका पात्र का चरित्र किसी प्रकार से निंदनीय है तो निंदनीय रूप से भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब भाषा पात्र चरित्र के अनुरूप होनी चाहिए। इस तरीके से आज हमने हमारे नाटक के तत्वों को जान करके नाटक प्रकरण को समाप्त कर लिया है। अब नाटक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आज ये हमारा समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।